हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा और आज हम बात करने वाले हैं 17th ऑफ अप्रैल के करंट अफेयर्स। आज के वीडियो में हमें बात करनी है बनारस के दो प्रोडक्ट जिन्हें जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा आज हम बात करेंगे हमारे देश के 52 नंबर के सीजेआई और आज हमें काफी सारी कमेटियों पे बात करनी है जो सेंट्रल और स्टेट रिलेशंस पे बनी हुई है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, आपका स्टैटिक क्वेश्चन है। अगर आप एमपीपीएससी का पेपर उठाएंगे वहां पर भी स्टेट और सेंट्रल के रिलेशन को मजबूत करने के लिए कौन कौन सी कमेटियां बनाई गई हैं इस पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो हम यहाँ पे करंट अफेयर्स के साथ साथ बहुत सारे स्टैटिक भी कवर करते हुए जाएंगे जिससे आपको अलग से कोई और मेहनत ना करना पड़े। एक सिंगल वीडियो में आपके करंट अफेयर्स के साथ साथ करंट अफेयर से संबंधित जो भी स्टैटिक्स हैं वो भी रेडी होते जाएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं 17 अप्रैल की करंट अफेयर्स। वीडियो को एंड तक देखना है, एंड तक जाते जाते आपको काफी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज मिलेंगी जो आपके आने वाले एग्जाम में आपकी मदद करेंगे और वीडियो के एंड में एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी होगा जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारे ये करंट अफेयर्स डेली होते हैं और सभी वनडे एग्जाम को कवर किया जाता है, इसलिए अगर अभी तक आपने अपने फ्रेंड्स के साथ लिंक को शेयर नहीं किया तो जल्दी से एक बार अपने दोस्तों के साथ लिंक को शेयर कर दो और पहली बार आए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। तो 17 अप्रैल 17th ऑफ अप्रैल को हम कौन सा इंपॉर्टेंट डे सेलिब्रेट करते हैं? तो 17th ऑफ अप्रैल को मनाया जाता है वर्ल्ड हीमोफीलिया डे। हीमोफीलिया क्या है? हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, मतलब जो बच्चों को पेरेंट्स से मिल जाता है जब जीन्स में क्रोमोसोम में कुछ डिफिशियंसी हो जाती है, जब क्रोमोसोम में थोड़ी मिस्टेक हो जाती है, जीन्स में मिस्टेक हो जाती है, तब हीमोफीलिया आपको देखने को मिलता है। जिस भी पर्सन को हीमोफीलिया की कंडीशन होती है उसमें एबिलिटी खत्म हो जाती है ब्लड की क्लॉट जमाने की, मतलब रक्त का थक्का नहीं जमता, ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती और छोटी सी इंजरी होने पर भी या इंटरनल इंजरी होने पर भी एक्सेसिव अमाउंट में ब्लड का लॉस हो जाता है। इस कंडीशन को, इस मेडिकल कंडीशन को हम हीमोफीलिया के नाम से जानते हैं। तो 17 अप्रैल को हर साल हम वर्ल्ड हीमोफीलिया डे सेलिब्रेट करते हैं और ये सेलिब्रेशन वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ हीमोफीलिया के द्वारा किया जाता है। ना बात करेंगे अबाउट द थीम। थीम क्या है? एक्सेस फॉर ऑल, वीमेन एंड गर्ल्स ब्लीड टू। ये आपको थीम देखने को मिल जाएगी। क्लियर? चलिए अब हम बात करते हैं हमारे देश के 52 नंबर के सीजेआई के बारे में। आप सभी को पता होना चाहिए कि हमारे देश में जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मतलब जो सीजेआई होते हैं, उनकी रिटायरमेंट एज 65 ईयर्स की होती है, 65 साल की होती है। प्रेजेंटली जो 51 नंबर के सीजेआई हैं हमारे देश में, जिनका नाम है चीफ जस्टिस संजीव खन्ना, इनका रिटायरमेंट आपको देखने को मिल जाएगा 13th ऑफ मई को। 13th ऑफ मई 2025 को जब इनकी एज 65 ईयर्स की हो जाएगी तो इनका रिटायरमेंट हो जाएगा। इसलिए पहले से ही अनाउंसमेंट कर दिया जाता है कि हमारे देश के अगले सीजेआई कौन होंगे। तो हमारे देश के जो 52 नंबर के सीजेआई होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे, उनका नाम है जस्टिस बी आर गवई। जस्टिस बी आर गवई 14th ऑफ मई, 14 मई 2025 को शपथ ग्रहण करेंगे और इनका जो टेन्योर होगा वो 65 ईयर्स तक, या आप कह सकते हैं कि इनका जो टेन्योर होगा वो 23 ऑफ नवंबर 2025 तक होगा। 23 नवंबर 2025 तक हमारे देश के 52वें नंबर के 52 नंबर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन होंगे? जस्टिस बी आर गवई आपको देखने को मिल जाएंगे। क्लियर? अब हमारे देश का अगर अपॉइंटमेंट्स के बारे में बात करें कि किस तरीके से सीजेआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट किया जाता है, तो अपॉइंटमेंट की जाती है बाय द प्रेसिडेंट। हमारे देश के जो राष्ट्रपति होते हैं वो सीजेआई को अपॉइंट करते हैं अंडर द आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के अपॉइंटमेंट के बारे में किस अनुच्छेद में मेंशन है? आंसर हो जाएगा आर्टिकल 124 सब क्लॉज 2। इसमें जो भी सीनियर मोस्ट जज होते हैं तो सीनियर मोस्ट जज को यहाँ पे सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बनाया जाता है। यूनियन लॉ मिनिस्टर जो है वो रिकमेंडेशन देते हैं प्राइम मिनिस्टर को, उसके बाद प्रेसिडेंट की एडवाइस के बाद सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंटमेंट किया जाता है। हमारे देश में सेकेंड जज केस हुआ था 1993 में, 1993 में, और तब डिसाइड किया गया था कि जो सीनियर मोस्ट सुप्रीम कोर्ट का जज होगा उस सीनियर मोस्ट जज को हम अपने देश का सीजेआई, मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अपॉइंट करेंगे। क्लियर है?
ना बात करते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए आपके पास क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तो पहली कंडीशन तो ये होना चाहिए कि आप भारतीय नागरिक हो, सिटीजन ऑफ इंडिया। इसके अलावा हाई कोर्ट में आपका प्रैक्टिस, मतलब हाई कोर्ट के जज आप रह चुके हो 5 सालों तक, मिनिमम 5 इयर्स तक अगर आप हाई कोर्ट के जज हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए। इसके अलावा पिछले 10 सालों में आपने हाई कोर्ट में वकालत की हो तो आप एलिजिबल हो जाते हो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने के लिए। ये कुछ कंडीशंस होती हैं जो जिनके आधार पे सीजेआई या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज को अपॉइंट किया जाता है, और सीजेआई की अपॉइंटमेंट सीनियर मोस्ट जज की जाती है, मतलब सीनियोरिटी के आधार पे सीजेआई की अपॉइंटमेंट की जाती है। इतनी चीजें क्लियर है। नेक्स्ट, मीराबाई चानू। हम सभी को पता है कि मीराबाई चानू हमारे देश की एक जानी मानी वेट लिफ्टर है। इन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में भारत को 49 केजी कैटेगरी में सिल्वर मेडल लाकर भी दिया था। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो मीराबाई चानू को चेयरमैन बनाया गया है IWLF एथलीट्स कमीशन का, मतलब इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का। इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का चेयरमैन किसे बनाया गया है? मीराबाई चानू को बनाया गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं वाइस चेयरमैन कौन है, तो वाइस चेयरमैन आपको मिल जाएंगे कॉमनवेल्थ गेम गोल्ड मेडलिस्ट सतीश कुमार। तो सतीश कुमार भी एक वेट लिफ्टर है और इन्हें वाइस चेयरमैन बनाया गया है इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का फॉर द पीरियड ऑफ 4 ईयर, मतलब 4 सालों के लिए मीराबाई चानू और सतीश कुमार की नियुक्ति की गई है। इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का फॉर्मेशन 1935 में हुआ था। एंड श्री विजय चंद्र आपको पहले प्रेसिडेंट देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 3 इंपॉर्टेंट पर्सन पे बात कर ली है। पहले पर्सन है जस्टिस VR गवई, जो हमारे देश के 52 नंबर के सीजेआई बन रहे हैं। सेकेंड पर्सन के बारे में हमने बात की, हमारे देश की वेट लिफ्टर जिनका नाम है मीराबाई चानू, इन्हें इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का चेयरमैन बनाया गया है। वही सतीश कुमार जो कि एक वेट लिफ्टर है, इन्हें वाइस चेयरमैन बनाया गया है इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का। ठीक है, अब यहाँ पे एक छोटी सी लिस्ट है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अदरवाइज आप आज के क्लास के करंट अफेयर्स की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो टेलीग्राम से फ्री ऑफ कॉस्ट। टेलीग्राम पे क्लास ओवर होने के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगी, आप पीडीएफ को डाउनलोड करके नोट्स बना सकते हो। ठीक है, मैंने आपको कल के सेशन में डिस्कस किया था कि आईसीसी मेंस क्रिकेट कमेटी के चेयरमैन कौन बने हैं? सौरभ गांगुली बने हैं। जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने हैं? जस्टिस अरुण पाली बने हुए हैं। ये बात मैंने आपको बताई थी। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रेसिडेंट एंड COO ऑफ TCS आरती सुब्रमण्यम को बनाया गया है। CEO ऑफ ओमान इंडिया ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट फंड कौन है? सतीश चावा आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड प्रेसिडेंट ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन आपको SC रहलान देखने को मिलेंगे। क्लियर? चलिए फर्दर डिस्कशन हम करेंगे, अभी तो हमें काफी कुछ देखना है। हमें देखना है बनारस की जो शहनाई है उसे भी GI टैग दिया गया है। हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खां पर डिस्कशन करने वाले हैं, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे हर मंथ एवरी मंथ मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन लॉन्च होती है, और मार्च मंथ की मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन अवेलेबल है पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे। पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना, मैगजीन सेक्शन में आपको मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन्स मिल जाएंगी। प्रिंटेबल फॉर्मेट में होती हैं, आप इन्हें इजीली डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ाई कर सकते हैं। और सेपरेट बैंकिंग करंट अफेयर्स की मैगजीन भी अवेलेबल है जिसमें पूरे मंथ की बैंकिंग न्यूज को कवर किया गया है। क्लियर है? चलिए, यहां तक का मामला अगर सेट हो रहा है, सारी बातें समझ में आ रही है, तो जल्दी से लाइक बटन पे क्लिक कर दो। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, बनारस शहनाई गेट रिकॉग्निशन ऑफ GI टैग। तो बनारस की शहनाई और बनारस के तबला को GI टैग मतलब जोग्राफिकल इंडिकेशन दिया गया है। बनारस की शहनाई जो है वो बनारस घराना का एक क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट है। इसको भारत में फेमस करने का काम उस्ताद बिस्मिल्लाह खां ने किया है। इन्होंने पहली बार रेड फोर्ट पर इंडिपेंडेंस डे पर, पहले इंडिपेंडेंस डे पर शहनाई का परफॉर्मेंस दिया था, और उसके बाद शहनाई को एक नेशनल रिकॉग्निशन मिला। तो बनारस की शहनाई जो कि पॉपुलर की गई है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी के द्वारा, इसे GI सर्टिफिकेशन दिया गया है। अगर हम उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में बात करते हैं तो हमारे देश के तीनों पद्म अवार्ड, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये तीनों अवार्ड उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को दिया गया है। पद्म विभूषण अवार्ड 1980 में, पद्म भूषण 1968 और पद्म श्री 1961 में। इसके अलावा संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इन्हें 1956 में दिया गया है। ये हमारे देश के थर्ड नंबर के क्लासिकल म्यूजिशियन है।
हमारे देश के तीसरे नंबर के क्लासिकल म्यूजिशियन है जिनको भारत रत्न सम्मान दिया गया। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को 2001 में 2001 में भारत रत्न सम्मान दिया गया है। क्लियर है। अब यहाँ पे जो जीआई टैग के बारे में बात कर रहे हैं, तो शहनाई के लिए जो जीआई टैग दिया है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने दिया है। और किसे दिया है? रमेश कुमार, जो कि आपके एक शहनाई मेकर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा बनारस का तबला घराना, बनारस के तबला घराना को हम पूरब घराना के नाम से भी जानते हैं, और तबला को भी यहाँ पर जीआई सर्टिफिकेशन दिया है। कुछ बहुत ही फेमस आपको तबला एक्सपोनेंट हमारे देश में देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि पंडित किशन महाराज। वेरी 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 इंपॉर्टेंट 7 स्टार क्वेश्चन, ऑलरेडी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। पंडित किशन महाराज का रिलेशन आपको देखने को मिल जाएगा, पंडित समता प्रसाद जी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है नेशनल हाईवे एक्सीलेंस अवार्ड 2023। तो 6th एडिशन, कौन सा एडिशन है? छठवां एडिशन नेशनल हाईवे एक्सीलेंस अवार्ड 2023 डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं। ये अवार्ड मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं भारत मंडपम नई दिल्ली में। इन अवार्ड की शुरुआत 2018 में हुई थी। कोई भी कंपनी जो नेशनल हाईवेज को प्रमोट करती है, क्वालिटी वर्क करती है, क्वालिटी को प्रमोट करती है, डेवलपमेंट करती है, उनको ये अवार्ड दिया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड दिए हैं, जैसे कि एक्सीलेंस इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, तो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से जो प्रोजेक्ट बनाया गया है, सिल्वर अवार्ड मिला है एचजी इंफ्रा इंजीनियरिंग लिमिटेड को। एक्सीलेंस इन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, ये अवार्ड गोल्ड अवार्ड किसको मिला है? आप यहाँ पे विनर देख सकते हैं, नान गुनेरी कन्याकुमारी टोलवेज प्राइवेट लिमिटेड को। स्पेशल अवार्ड्स मिले हैं किसे? ऊरा लुंगल लेबर कॉन्ट्रैक्ट कोऑपरेटिव सोसाइटी को, और ग्रीन हाईवे कैटेगरी में अवार्ड अशोक विल्डकॉन लिमिटेड को मिला है। आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं, बस आप इतना याद रखिएगा कि छठवां एडिशन नेशनल हाईवे एक्सीलेंस अवार्ड का डिस्ट्रीब्यूट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा, और इन अवार्ड की शुरुआत 2018 में हुई थी। नेक्स्ट, अब ध्यान से समझिएगा। तमिलनाडु सेटअप कुरियन जोसेफ कमिटी टू रिव्यू सेंट्रल स्टेट रिलेशन। तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 3 मेंबर की एक कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी का फॉर्मेशन किया है। इस कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी को, इस 3 मेंबर की कमेटी को हेड कर रहे हैं फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस कुरियन जोसेफ। और ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन को देखेंगे, तमिलनाडु राज्य और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रिलेशंस काफी खराब हो चुके हैं, उनको कैसे इंप्रूव किया जा सकता है। तो ये अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेंगे जनवरी 2026 तक, मतलब विथ इन 2 इयर्स इन्हें कहा गया है कि अपनी रिपोर्ट को सबमिट करो। जैसा कि मैंने कहा कि इसमें 3 मेंबर की कमेटी बनाई गई है, जिसमें एक हो गए आपके कुरियन जोसेफ, इसके अलावा फॉर्मर आईएएस ऑफिसर अशोक वरदान सेट्टी आपको देखने को मिल जाएंगे, और फॉर्मर वाइस चेयरमैन ऑफ स्टेट प्लानिंग कमीशन एम नागनाथन आपको देखने को मिल जाएंगे। ये बेसिकली कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कि स्टेट लिस्ट में हुआ करते थे, और स्टेट लिस्ट से इनको कॉन्करेंट लिस्ट में कन्वर्ट किया गया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कई सारे ऐसे सब्जेक्ट हैं जो स्टेट लिस्ट में थे, जिनको कॉन्करेंट लिस्ट में कन्वर्ट किया गया है, कॉन्करेंट लिस्ट में ट्रांसफर किया गया है। तो इसलिए इन्हीं मैटर पे, ये जो सब्जेक्ट है, इन्हीं मैटर पे बेसिकली ये कमेटी रिव्यू करने का काम करेगी और 2 साल के अंदर अपनी रिपोर्ट को सबमिट करेगी। इसके अलावा यहाँ तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं एम के स्टालिन, और वो डीएमके गवर्नमेंट के हेड है। तो इनका और जो सेंट्रल गवर्नमेंट का रिलेशन है वो काफी अच्छा नहीं है, क्योंकि जैसे कि गवर्नमेंट लेती है नीट एग्जाम, और तमिलनाडु गवर्नमेंट इस नीट मेडिकल एग्जामिनेशन का विरोध करता है। ठीक है। तमिलनाडु गवर्नमेंट हैज ऑलवेज अपोज द सेंट्रल नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट नीट एग्जामिनेशन, इसका हमेशा क्या करता है? विरोध करता है, नई एजुकेशन पॉलिसी का विरोध करता है। ऐसा डीएमके गवर्नमेंट का मानना है कि सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रही है, स्टेट गवर्नमेंट के जो लॉज है, स्टेट गवर्नमेंट के जो राइट्स हैं, उनको इंक्रोच करने का काम कर रही है, ऐसा तमिलनाडु गवर्नमेंट का कहना है। अगर हम सेंट्रल स्टेट रिलेशंस के बारे में बात करें, तो हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन के 7th नंबर के शेड्यूल में जाना पड़ेगा। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की जो 7वें नंबर की अनुसूची है, उसमें आपको 3 लिस्ट मिल जाएंगी, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में आपको 98 सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। यूनियन लिस्ट के जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं, जो भी विषय होते हैं, उन पे कानून बनाने का अधिकार केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है। ठीक है। जैसे कि डिफेंस, डिफेंस अगर आप देखेंगे तो ये किसका मामला हो जाएगा? आपका यूनियन लिस्ट का मामला हो जाएगा। नेक्स्ट आता है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट में 59 सब्जेक्ट होते हैं, जिसपे कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार के पास होता है।
एंड थर्ड लिस्ट आती है कॉन्करेंट लिस्ट, जिसको हिंदी में समवर्ती सूची कहा जाता है। इसमें 52 सब्जेक्ट होते हैं और इस कॉन्करेंट लिस्ट पे कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट गवर्नमेंट का भी होता है। लेकिन अभी अगर कोई डिस्प्यूट की कंडीशन बनती है तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो निर्णय होता है वो मान्य किया जाता है। एंड लास्ट में आती है रेसिड्यू लिस्ट, जिसको हम रेसिड्यू जो पावर होती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती है अंडर द आर्टिकल 248। अब हमारे देश में सेंट्रल स्टेट रिलेशन को बूस्ट करने के लिए कई सारी कमिटीज का फॉर्मेशन किया गया है, जैसे कि सबसे पहले बनाई गई थी 1966 में एमसी सीतलवड़ कमेटी। ये क्वेश्चन बन चुका है कि एमसी सीतलवड़ कमेटी का रिलेशन किससे था, तो आंसर हो जाएगा सेंट्रल स्टेट रिलेशन से था। अगला आता है राजा मन्नार कमेटी। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने 1969 में राजा मन्नार कमेटी का फॉर्मेशन किया था। सरकारिया कमीशन, एसएससी का ये पीवाईक्यू है। सरकारिया कमीशन कब बना था, 1983 में बना था और इसको इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने सेंट्रल स्टेट रिलेशन को बूस्ट करने के लिए बनाया था। एमएम पुंची कमीशन का फॉर्मेशन 2007 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की गवर्नमेंट ने किया था। एंड नेशनल कमीशन फॉर रिव्यू ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इसका फॉर्मेशन 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट के द्वारा किया गया था। तो ये कुछ कमीशंस बने हैं जो कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन को दिखाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट, पंजाब बीट्स एमपी टू विन 15th हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप। तो 15th नंबर की हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप कहां पर हुई थी, मध्य प्रदेश में। होस्ट किसने किया था, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के मेजर ध्यानचंद हॉकी स्टेडियम में इस गेम को, इस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। फाइनल मैच पंजाब और मध्य प्रदेश के बीच में हुआ था। तो हॉकी पंजाब की टीम को लीड कर रहे थे हार्दिक सिंह, और हार्दिक सिंह की पंजाब की टीम ने 15th एडिशन हॉकी इंडिया सीनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप जीत ली है और इन्होंने हॉकी मध्य प्रदेश को डिफीट करने का काम किया है। थर्ड नंबर पे आपको उत्तर प्रदेश की टीम देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट, अब ये डेटा जो है वो पीआईबी का डेटा है, तो इंपॉर्टेंट डेटा आपको देखने को मिलेगा। रिसेंटली यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री ने 2024-25 में हमारे देश में जो टोटल हमारा एक्सपोर्ट हुआ है, चाहे वो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट हो या सर्विस एक्सपोर्ट हो, इसका डेटा पब्लिश किया है। मिनिस्ट्री ने हमको इंफॉर्मेशन दी है कि 2024-25 में हमारे देश का जो टोटल एक्सपोर्ट था वो $821 बिलियन था। ठीक है, मर्चेंडाइज और सर्विस एक्सपोर्ट को मिलाकर हमारे देश का जो टोटल एक्सपोर्ट था 2024-25 में वो $821 बिलियन था, जो कि 2023-24 के कंपैरिजन में 5.5% आपको ज्यादा देखने को मिल जाएगा। तो ये तो हो गया हमारा एक्सपोर्ट 820.93, मतलब $821 बिलियन का हमने क्या किया है, एक्सपोर्ट किया है। अब ऐसा तो है नहीं कि केवल हम एक्सपोर्ट करते हैं, केवल हम निर्यात करते हैं, नहीं, हम चीजों को आयात भी करते हैं, इंपोर्ट भी करते हैं। तो 2024-25 में जो हमारा इंपोर्ट था वो $915 बिलियन था। तो जरा खुद सोच के देखिए, $915 बिलियन का इंपोर्ट किया है और $820 बिलियन एक्सपोर्ट किया है। तो इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, तो हमको क्या होगा, घाटा होगा। तो यहाँ पर जो ट्रेड डेफिसिट की बात की गई है, जो व्यापार घाटे की बात की गई है, वो $94.26 बिलियन 94.26 बिलियन आपको ट्रेड डेफिसिट देखने को मिलेगा। यहाँ पर टेबल मेंशन है, ये 2024-25 का डेटा यहाँ पर मेंशन है। मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट 437 बिलियन आपको देखने को मिल जाएगा और सर्विस एक्सपोर्ट आपको $383 बिलियन है। तो टोटल हमारा एक्सपोर्ट कितना है, $821 बिलियन आपको टोटल एक्सपोर्ट देखने को मिलेगा। ना बात करते इंपोर्ट, तो मर्चेंडाइज इंपोर्ट $720 बिलियन, सर्विस इंपोर्ट $194 बिलियन, तो टोटल इंपोर्ट कितना है, $915 बिलियन है। आप टोटल याद रख लो, इन सबको थोड़ी देर के लिए भूल भी जाओ, लेकिन अभी के लिए भूल जाओ, बाद में तो आपको पढ़ना ही है, क्योंकि एग्जाम में कई बार केवल और केवल सर्विस के बारे में या फिर केवल मर्चेंडाइज के बारे में पूछ लिया जाता है। और हमारा जो टोटल डेफिसिट है वो $94 बिलियन आपको हमारा डेफिसिट देखने को मिलेगा। नाउ बात करेंगे टॉप 5 एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन। तो यूएसए 11% हम यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहे हैं। इसके बाद आप देखेंगे यूएसए, यूके, जापान, यूएई और फ्रांस, ये 5 ऐसे डेस्टिनेशन है जहां पर हम सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं। नाउ बात करते हैं टॉप 5 इंपोर्ट सोर्सेस। यूएई, चाइना, थाईलैंड, यूएसए एंड रशिया आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है। नाउ बात करते हैं द सेक्टर इन विच
देयर हैज बीन पॉजिटिव ग्रोथ। तो कॉफी में हमारी ग्रोथ हुई है 40.37%, टैबेको, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, राइस, कारपेट, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल, टी, स्पाइसेस, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। क्लियर? चलिए, अब हम लोगों ने कल मतलब लास्ट जो सेशन हुआ था हमारा 16 अप्रैल का, हम लोगों ने कौन कौन से करंट अफेयर्स वहां पर सीखे थे, एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। तो मैंने बताया था यहाँ पे आर्टिकल 201 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार अपना फैसला दिया है कि प्रेसिडेंट 3 महीने से ज्यादा जो बिल्स हैं उनको होल्ड नहीं कर सकता, उनको अपने असेंट्स देने पड़ेंगे, कम्युनिकेशन करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट सेट 3 मंथ डेडलाइन फॉर प्रेसिडेंशियल डिसीजन ऑन द रिजर्व बिल अंडर द आर्टिकल 201। तेलंगाना गवर्नमेंट ने भू भारती पोर्टल की शुरुआत की है लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट करने के लिए, जिससे ट्रांसपेरेंसी बनी रहे। नेक्स्ट है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 800 मेगावाट यूनिट की दीन बंधु थर्मल पावर प्लांट का फाउंडेशन स्टोन रखा है हिसार हरियाणा में। नेक्स्ट है, ब्लू ओरिजिन ने पहला ऑल वीमेन टूरिस्ट स्पेस फ्लाइट को कंडक्ट किया था। ये ब्लू ओरिजिन की 11th नंबर की ह्यूमन टूरिस्ट फ्लाइट थी। इसका नाम है NS-31 और इसमें आपको एक सिंगर देखने को मिलेंगे जिनका नाम है कैटी पेरी। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स पहली बार होस्ट कर रहा है बिहार 4 मई से लेकर 15 मई के बीच में, जिसका मैस्कॉट, जिसका शुभांकर आपको देखने को मिलेगा गज सिम्हा, और इसका थीम सॉन्ग है खेल के रंग बिहार के संग। डेनियल नोवा आपको प्रेसिडेंट देखने को मिलेंगे इक्वाडोर के, जिसकी कैपिटल आपको क्यूटो देखने को मिल जाएगी। डॉक्टर डी नागेश्वर रेड्डी को लीजेंड ऑफ एंडोस्कोपी टाइटल दिया गया है टोक्यो जापान में। नीति आयोग ने ऑटोमोटिव सेक्टर रिपोर्ट को पब्लिश किया है, जिसमें टारगेट है कि 2030 तक हमारा ऑटोमोबाइल का प्रोडक्शन $145 बिलियन हो जाएगा और हमारा ऑटोमोबाइल जो एक्सपोर्ट है वो $60 बिलियन हो जाएगा। अभी हमारा देश जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर में 4th नंबर पे देखने को मिलेगा और 7.1% जीडीपी का हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर कंट्रीब्यूट करता है। दिल्ली एयरपोर्ट वर्ल्ड का 9th नंबर का बिजिएस्ट एयरपोर्ट आपको देखने को मिलेगा और दिल्ली एयरपोर्ट हर साल 77 मिलियन पैसेंजर्स को हैंडल करता है। यूपी गवर्नमेंट ने जीरो पॉवर्टी स्कीम का नाम चेंज करके डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के नाम पे रखा है। और मेघालय गवर्नमेंट को 2 उदय अवार्ड दिए हैं फॉर आधार इम्प्लीमेंटेशन एक्सीलेंस के लिए। तो ये हमारे सभी करंट अफेयर्स थे जो हमने 16 अप्रैल को डिस्कस किए थे। तो आज हमने 17 अप्रैल के करंट अफेयर्स डिटेल में देखे, साथ ही साथ हमने रिवीजन भी किया 16 अप्रैल के करंट अफेयर्स का। तो हमारा पर्पस यही है कि ज्यादा से ज्यादा बार आपको रिवीजन कराएं। जितनी ज्यादा बार आप रिवीजन करेंगे उतनी जल्दी चीजें आपको याद रहेंगी, उतने लंबे समय तक चीजें आपको याद रहेंगी। नेक्स्ट है, विच सिटी विल होस्ट द 5th एशियन यूथ पैरा गेम्स। तो 5th एडिशन एशियन यूथ पैरा गेम्स को कौन होस्ट करेगा? आंसर हो जाएगा दुबई होस्ट करेगा। What is the name of new land record management portal launched by the Telangana government? So correct answer is भूभारती। And last में बात करेंगे क्वेश्चन के बारे में, which organization released the global financial stability report? ये PYQ है एक्चुअली आया हुआ क्वेश्चन और मैंने कई बार आपको करेंट अफेयर्स में डिस्कस भी किया है कि ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है। एशियन डेवलपमेंट बैंक, वर्ल्ड बैंक, IMF या फिर UNDP। जो भी सही आंसर होगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बाकी सारी बातें आने वाले करेंट अफेयर्स को हम डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड बाय बाय।